चलो, पिछले क्लास में श्वसन श्वसन का लास्ट क्लास में क्या हुआ था कि ये तुम्हारा कि कोई भी जीव यानी कैसे श्वसन, जैसे पेड़ पौधा में दिन की तुलना में रात में अधिक श्वसन होता है या दिन में। प्रकाश यानी तुम्हारा ये बताए थे लास्ट क्लास में थे कि पेड़ पौधे में श्वसन दिन की तुलना में रात में अधिक क्यों होता है। उसके बाद ऑक्सी श्वसन, अनुक्षी श्वसन, श्वसन एवं दहन में अंतर, ये सब भी बता दिए हैं कि वायवीय अवायवीय। अब बता तुम्हारा फेफड़ा का भाग नहीं ना बताए थे, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया। उस वैसे तुम्हारे सिलेबस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा उसमें पूछा जाता है कि ऊर्जा सबसे अधिक निर्मूल कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, इसलिए अभी वो बताना पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा था। बाहरी झिल्ली का नाम, इसको बाहरी झिल्ली ही बोलते हैं, बाहरी, हाँ वही हुआ, बाहरी झिल्ली बोलो या बाह्य झिल्ली। और ये अंतः झिल्ली, अंतः झिल्ली। और ये क्या, दोनों के बीच जगह, अब वो सब छोड़ो, इतना भी नहीं करें। ये बाहरी झिल्ली है, अंतः झिल्ली। अब इसके बीच में तुम्हारा क्या होता है, एक और झिल्ली होते हैं। ये झिल्ली तुम्हारा क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक झिल्ली। ये क्या है, आंतरिक झिल्ली। हाँ, एक क्या है कि देखो ये जो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, ये क्या है, अंतः झिल्ली। और इसी में तुम्हारा ये भी कमी ये है, ये तुम्हारा इसी में करते सटा हुआ रहता है, इसको आंतरिक बोलते हैं, इसको अंतः। अब ये नहीं बोलना तीन वन हो जाएगा, मेन क्या यही दोनों। और ये संरचना इसी में सटा हुआ रहता है, कहीं पर ये हटा हुआ, कहीं पर सटा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं आंतरिक झिल्ली। मेन दो झिल्ली कौन है, ये दोनों। अगर इस झिल्ली का बात है क्या बोलोगे, आंतरिक झिल्ली इसको, अंतः, और इसको बाह्य। अब इसमें जो था माइटोकॉन्ड्रिया, ये तुम्हारा संरचना, इसमें कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को क्या बोलते हो, आधात्री, मैट्रिक्स। और ये जो आंतरिक झिल्ली जो जिस जगह पर मुड़ा हुआ मुड़े हुए भाग को बोलते हैं क्रिस्टी, यानी ये मुड़ा हुआ भाग है ये सब, ये क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टी। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टिनी। अगर क्रिस्टी का परिभाषा बोले तो क्या बोलोगे, आंतरिक झिल्ली के मुड़े हुए भाग को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी पर कण पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेसिस कण। इस कण को क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेसिस कण, एटीपी सिंथेसिस, सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस कण कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के दीवार पर, यानी क्रिस्टी के दीवार पर जो कण पाए थे उसको क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेसिस। उसका नाम क्या है, F1 कण। इस एटीपी सिंथेसिस कण को क्या कहते हैं, F1 कण। और इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीसोम। इसी को क्या बोला जाता है, ऑक्सीसोम भी बोला जाता है, ऑक्सीसोम। समझ में आ गई, यानी ऊर्जा का जो अधिकतम मुख्य रूप से निर्माण होता है किस, कहाँ पर, इसी F1 कण में। आप जानते हैं तुम्हारा ये पहले ये ऊर्जा का निर्माण होता है कि सबसे पहले हमारे शरीर में जो भोजन करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण, यानी भोजन टूट के ग्लूकोज बनता है ना, वो ग्लूकोज किसके माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न भाग में जाता है, रक्त के माध्यम से। अब रक्त के माध्यम से विभिन्न भाग में जैसे कोशिका में पहुंचेगा, तो वहां से ग्लूकोज कहाँ पर जाएगा, कोशिका द्रव में।
पहले इसका पूरा नाम, इसमें क्या क्या पाया था वो देख, क्योंकि क्या F1 कौन, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया था, अपना डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अपना डीएनए, जिसका आकार कैसा होता है, मुख्य रूप से गोलाकार, इतना नहीं इसके इसका आकार ये तुम्हारा क्या है, मैट्रिक्स इसमें, और ये डीएनए नहीं, यहाँ लिख देते हैं, ये डीएनए, इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार। गोलाकार डीएनए। और तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में अपना क्या पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम वो कितना एस का, 70 एस का। अब ये एस क्या है, तुम्हारा स्ट्रेस वर्ग इकाई है ना, 70 एस, और कितना, ये इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस वर्ग इकाई। यानी हमारे शरीर में 2 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं हमारे शरीर में कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोशिका ये तुम्हारा राइबोसोम पाता है वो कितना का होता है, 70 एस का। और हमारे शरीर में जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है वो कितना का होता है, 80 एस का। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले राइबोसोम कितना का होता है, 80 एस का। और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है वो 70 एस का। और उसमें पत्ता में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में जो पाया जाता है राइबोसोम वो कितने एस का होता है, वो भी 70 एस का होता है। अब ये तुम्हारा इसमें 70 एस में भी ये 2 भाग से बना होता है। तुम्हारा राइबोसोम जो 70 एस है, इसका बड़ा भाग क्या होता है, बड़ा उपभाग कितना का होता है, 40 का, नहीं गलत है, बड़ा होता है 50 का, और दूसरा होता है 30 का। अब ये नया समझ में, 70 होना चाहिए जोड़कर। अब यहाँ लेकिन इसका नहीं, राइबोसोम जो 70 एस का होता है उसका बड़ा भाग कितने, नहीं ये 2 भाग से मिलकर बने होते हैं, बड़ा भाग और छोटा भाग 30। अब तुमको अगर एक एक बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए शॉर्ट में बता। तो मान लो ये पूरा क्या है तुम्हारा 70 एस का राइबोसोम है। अब इसमें यहाँ से यहाँ जो तुम्हारा कितना भाग का, यहाँ ये 50 का, और ये है 30 का, तो 80 हो रहा है, लेकिन होना चाहिए 70 ना। तो ये समझ लो इसका कुछ भाग क्या रहता है, इसमें इसके अंदर रहता है तुम्हारा, ये देखो ऐसा रहता है जुड़ा हुआ ये तुम्हारा। यानी इस पूरे का लंबाई कितना है, 30, और यहाँ से यहाँ का इसका लंबाई 50, तो दोनों मिला कितना, 80 हुआ। लेकिन ये होता है कितना है, तो 70 कैसे, देखो ये इतना ऊपर आएगा और तब ये दोनों जोड़कर तुम्हारा ये इतना भाग तो नीचे आ रहा है ना तुम्हारा। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 50 है, और यहाँ से यहाँ तक 30, दोनों जुटेगा तो 80 होगा, 80 हो। लेकिन ये पूरा कितना होता है, 70 का ही होता है। ये बताओ 70 कैसे होगा, समझ में आया, कभी भी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 70, 80 कितना होगा ये, और ये ऊपर न जाएगा, देखो इसके अंदर ना आ गया है, इसके अंदर है, तो इसलिए कितना होता है, ये कुल 70 का ही होता है। इसलिए इसका बड़ा भाग कितना बोलना है, 50 का, छोटा भाग 30 का। और जो पाया जाता है कि हमारे जो कोशिका द्रव्य में उसमें जो 80 एस का रहता है ना, ये राइबोसोम, 80 एस का जो राइबोसोम उसका बड़ा भाग होता है 60 का, और छोटा भाग 40 का। उसका भी यही होगा, बड़ा भाग में क्या होता है, छोटा भाग थोड़ा अंदर जाता है, इसलिए वो कितना होता है, कुल 80 ही होता है। आया समझ में, चलो। और इसमें अब ये जानना, ऊर्जा का निर्माण, एटीपी का निर्माण होता है कैसे, जिससे रक्त के माध्यम से कोशिका तक पहुंचता है ग्लूकोज। अब वहां से उस कोशिका से ग्लूकोज कहाँ पहुंचेगा, कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज कोशिका से कहाँ पहुंचेगा, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य को ही क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब जैसे ग्लूकोज इस कोशिका द्रव्य में पहुंचा, वो कई तुम्हारा उसमें आम्ल क्षार जो भी पाया जाएगा, उसमें तुम्हारा क्या एंजाइम सब, उसके कारण ये क्या होगा, टूटेगा, कई रासायनिक प्रक्रिया होगा। यानी ग्लूकोज जो कोशिका द्रव्य में पहुंचा, वहाँ ग्लूकोज क्या होता है, कई रासायनिक प्रक्रिया के फल, कई रासायनिक प्रक्रिया के दौरान ये क्या करता है, टूटता है। किसमें टूटता है, पाइरूवेट में, पाइरूवेट में। ये रुक जाओ, यानी जैसे ग्लूकोज कहाँ पहुंचा, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में कई रासायनिक प्रक्रिया हुआ, जिसके दौरान ये क्या किसमें टूटता है, पाइरूवेट में। ये ग्लूकोज कितना कार्बन होता है, इसमें 6 कार्बन में, तो पाइरूवेट में कितना कार्बन होता है, 3 कार्बन। तो 3 3 कार्बन का ये 2 पाइरूवेट बनाता है।
कितने पायरुवेट का निर्माण करता है, और इसी टाइम 2 एटीपी का भी निर्माण होता है। कितना एटीपी का निर्माण होता है अगर पूछा जाए। और ये प्रक्रिया देखो, ग्लूकोज जो कोशिका द्रव्य में पहुंचा, यूं क्या हुआ, कई रासायनिक प्रक्रिया, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। अगर पूछा ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, क्या बोलोगे? ये 10th का बता रहा है, इन्हें समझना 9th का बता रहे हैं। अगर पूछे ग्लाइकोलाइसिस क्या बोलोगे कि रक्त के द्वारा ग्लूकोज हमारे कोशिका में पहुंचता है, कोशिका से कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में जाने के बाद ग्लूकोज कई रासायनिक प्रक्रिया के दौरान ये पायरुवेट में टूट जाता है। यह टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। और तुम्हारे सिलेबस में इससे ऑब्जेक्टिव पूछा था, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होता है, क्या बोलोगे? कोशिका द्रव्य। और इस टाइम कितना एटीपी का निर्माण होता है? आज तुम ये बोलो, क्या ग्लूकोज तुम्हारा इसमें क्या ऑक्सीजन भाग ले रहा है? इसमें ऑक्सीजन वही भाग ले रहा है जो कि पहले से ग्लूकोज में है, इसलिए इसमें बोला जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन भाग नहीं लेते हैं। वैसे ऑक्सीजन है तो उसमें ऑक्सीजन का भाग है कि नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो डायरेक्ट ऑक्सीजन का भाग इसमें नहीं। तो इसलिए अगर पूछा जाए प्रत्यक्ष रूप से किसमें ग्लूकोज ये ऑक्सीजन भाग नहीं लेता या डायरेक्ट ऑक्सीजन किस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, क्या बोलोगे? ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ बना कितना एटीपी ऊर्जा बना, 2 एटीपी। अब यहाँ से ये कहाँ पहुंचता है, मैट्रिक्स में। यानी यहाँ से तुम्हारा जो निर्माण हुआ, अब यहाँ से पुनः ग्लूकोज रक्त के द्वारा कहाँ पहुंचेगा, नहीं ये पायरुवेट बना दे और 2 एटीपी बना और 2 पायरुवेट बना। अब ये पायरुवेट कहाँ पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कौन पायरुवेट पहुंचेगा, पायरुवेट। और यह पायरुवेट यहाँ पहुंचने के बाद, मैट्रिक्स में पहुंचने के बाद इसमें भी क्या होता है, इसमें पहुंचा, इसमें भी कई रासायनिक प्रक्रिया होता है, उसको क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। समझो, क्रेब्स चक्र। चक्र क्या है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बना पायरुवेट, अब वो पायरुवेट कहाँ पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब वहां पर क्या हुआ, कई रासायनिक प्रक्रिया हुआ जिससे क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। कहाँ पर होता है, ये हो गया कोशिका द्रव्य मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स में। अब इसके दौरान क्या बनता है, ऊर्जा वाहक NADPH, ऊर्जा वाहक NADPH, NADP, NADH, NADH एंड FADH2, ये क्या है, ऊर्जा वाहक। यानी ऊर्जा वाहक यानी क्या कर रहे हैं, यानी यहाँ पे देखो पायरुवेट क्रेब्स चक्र के दौरान टूटा किसमें, NADH एवं FADH तथा ATP में। यहाँ भी 2 ATP का निर्माण हुआ, वहां भी 2 ATP का निर्माण, यहाँ भी 2 ATP का निर्माण। और क्या, ये ऊर्जा वाहक का निर्माण। यानी ऊर्जा वाहक का मतलब क्या, क्या अब इससे ऊर्जा निर्माण हो सकता है। यानी अब ऊर्जा का जो निर्माण होगा वो ये सहायक, ये दोनों होंगे सहायक। यहाँ तक है समझ में। अगर पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान कितने ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है, 2। वहां पर कौन टूटता है, ग्लूकोज। और तुम्हारा जो क्रेब्स चक्र में कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण, 2। वहां कौन टूटता है, पायरुवेट। और उसके साथ में क्या निर्माण था, ऊर्जा वाहक NADH और FADH2। अब तुम्हारा होता है इसके आगे इलेक्ट्रॉन ETC, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इसके बाद होता है क्या, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। मतलब ये हो गया ना। अगर पूछा जाए तुम्हारे सिलेबस में ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर सबसे अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, वो होगा कहाँ, किस प्रक्रिया के दौरान, क्या बोलो, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान। पहले यहाँ तक तार 1, 2 तार हो गया। अब जो आगे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ये कहाँ पर होगा, ये तुम्हारा ये जो दीवार है इसमें क्या, F1 कण में, जिसको क्या बोलते हैं ATP सिंथेसिस कण, वहां पर क्या होगा, ETC प्रक्रिया होगा। ETC इसका फुल फॉर्म बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र। अब यहाँ पर देखो क्या, अब ये जो ऊर्जा वाहक बना और ये जो ऊर्जा बना, अब 2 ATP उसका मतलब फिलहाल का काम करने के लिए वो हो गया। अब जो ये दोनों बने NADH2, NADH और FADH2, और ये जो 2 ATP हैं, ये कुछ ऊर्जा
इसको क्या करेगा, आगे के ऊर्जा निर्माण के लिए ये क्या करेगा, ये सहायक करेगा। और ये मुख्य रूप से ये भी टूटेगा तो तुम्हारा उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन में O2 प्लस, ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ये दोनों जुटता है क्या बनता है, H2O जल बनता है तथा ATP ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, ATP ऊर्जा। अब यहाँ पर कितना जुड़ना पड़ेगा, अर्थ यहाँ पर तुम्हारा 28 से 34 ATP का निर्माण कौन करता है, किस प्रक्रिया के दौरान, ETC के दौरान, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान होता है। अगर तुम्हारा 4 हो गया ना, 34 बनाना चाहिए, 34 ऑक्सीजन आएगा ना, यहाँ भी 34, यहाँ भी 34, तो कितना होगा, जल का 34 अणु बनेगा और 34 ATP भी बनेगा ना, तो पूर्ण रूप से 38 ATP हो जाएगा। यानी हमारे शरीर में पूर्ण रूप से बड़ा कितना ATP का निर्माण होता है, 38, जिसमें 2 ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, 2 क्रेब्स चक्र के दौरान और 28 से 34, सुनिश्चित ना 28 से 34, 28 से 34, 36, और वो दूसरा है पेड़ पौधा में होता है 36, इसमें भी होता है 34, दो अभी वो रुक जाओ, ठीक। 28 से 34 किसके दौरान होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान कितना ऊर्जा का निर्माण होता है, 28 से 34 का। अब अगर 34 का होगा तो तुम्हारा 2 2 4, 34 4 38 हो जाएगा ना। अब तुम्हारे सिलेबस में क्वेश्चन क्या आता है, सबसे अधिक कहाँ पर ATP का निर्माण होता है, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान। इतना आगे न समझ में, चलो यहीं तक तुम्हारा ये है, उसके बाद ATP ये सब। और इसका देखो ये DNA जो है इसका काम क्या है, और इसमें राइबोसोम इसका भी काम क्या है, यानी इसको मेंटेन करने के तुम्हारा DNA क्या अनुवांशिक क्या करता है, संकेत देता है। तो ये क्या करता है, DNA बस इसको, इस झिल्ली तक को इसको संकेत देता है, यहाँ तक पहुंचाया राइबोसोम को कि किस प्रकार का प्रोटीन बनाया जाए, यानी जो इसके लिए जो आवश्यक प्रोटीन है बनाएगा कौन, राइबोसोम। किस प्रकार का प्रोटीन बनाना वो DNA से संकेत हो जाएगा, उसके अनुसार वो प्रोटीन का निर्माण करेगा और वो ATP बना, और NADH2 NADH और FADH2 ये दोनों अपना ऊर्जा लगाएगा किसमें, ATP के निर्माण में, ETC प्रक्रिया में। समझ में आ गया ना। अब आगे बचा है फेफड़ा के भाग और स्टर्नम, ये सब बता दिए, आधार भाग ये सब बता दिए। और इसमें रुके उतारना है, चलो। और इस पर इसमें और एक भी पूछा था तुम्हारा क्या, कि सबसे अधिक ऊर्जा निर्माण किस प्रक्रिया में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, CO2 सबसे अधिक कब, क्रेब्स चक्र के दौरान। कब होता है, क्रेब्स चक्र के दौरान सबसे अधिक CO2 ऊर्जा, मतलब CO2 का क्या होता है निर्माण, यानी सबसे अधिक CO2 मुक्त होता है। समझ में आ गया इतना, चलो अब छोड़ दें कि